हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से द एम ऑफ एजुकेशन सचकांत नामक चैनल में। आइए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के विज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो ये आपका कक्षा 10 यूपी बोर्ड का विज्ञान का सिलेबस है। इसमें हम विज्ञान के चैप्टर में विज्ञान की किताब में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने नंबर का किस यूनिट से हमसे पूछा जाएगा, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या लिखा गया है। ये जो आपको डाउनलोड कर पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। क्या है, आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। इसी पाठ्यक्रम के अनुसार आपके परीक्षा में परीक्षा पूछी जाएगी और इसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपका 30 नंबर का जो आपके स्कूल के माध्यम से दिया दिया जाता है वो दिया जाएगा। इसमें जो है 70 अंक लिखित परीक्षा होती है और 30 अंकों का मासिक टेस्ट, प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा और न्यूनतम उत्तीर्ण 23 अंक होता है। जो 70 में 23 नंबर न्यूनतम पास होना होता है एवं 10 अंक, कुल 33 अंक होना चाहिए। 10 अंक कहाँ से? इस 30 नंबर में से। तो मतलब टोटल 33 नंबर पास होना अनिवार्य होता है, तब जाकर के आप पास माने जाएंगे। जब आप टोटल में से कितना नंबर पाएंगे? 33 नंबर पाएंगे। आइए हम हमारे पास इस चैप्टर में, इस किताब में कितनी इकाइयां हैं। आपकी जो इकाई है, पहली इकाई है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार। यहाँ से पहली इकाई से आपसे 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इस इकाई में कई चैप्टर हैं, उन चैप्टर के बारे में हम आगे चलते हैं, अभी बात करते हैं। पहले हम इकाई के बारे में देख लेते हैं। रासायनिक पदार्थ मतलब यह आपका केमिस्ट्री का विज्ञान है, केमिस्ट्री है, ठीक है ना। एक केमिस्ट्री हुआ। केमिस्ट्री से 20 नंबर के यहाँ पूछा जाएगा। उसके बाद है जैव जगत, दूसरी इकाई है। जैव जगत में आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी आता है, जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है इसमें है। और प्राकृतिक घटनाएं और विद्युत का प्रभाव। प्राकृतिक घटनाएं एक पर्यावरण से संबंधित होती हैं, जो साइंस में ही आती हैं। ये आपके इन्वायरमेंट से अगर मान लेते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस है। और विद्युत प्रभाव तथा प्राकृतिक संसाधन, ये सब क्या है? ये सब फिजिक्स हैं, ये फिजिक्स में आते हैं। तो 20 नंबर का यहाँ से आएगा पहले यूनिट से। उसके बाद आता है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, वस्तुएं हैं जो आप हम यूज करते हैं, उसमें से 5 नंबर का आएगा। मतलब टोटल इसमें से हमारे पास कितना होना चाहिए? 70 अंक का होना चाहिए। ये टोटल नंबर अगर जोड़ लेते हैं, 20 नंबर कहाँ से आएगा? केमिस्ट्री से, 20 नंबर जैव से, और 12 नंबर आपकी प्राकृतिक घटना है और 13 नंबर इससे। तो 12-13 कितना हो गया? 25 नंबर का किससे पूछा जाएगा? फिजिक्स से पूछा जाएगा। फिजिक्स वाला पोर्शन अधिक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का 20-20 है। और 5 नंबर आता है जो आपके प्राकृतिक संसाधन से, इस यूनिट से पूछा जाएगा। टोटल 70 नंबर है। इसी 70 नंबर में आपका एग्जाम होगा। उसी एग्जाम को क्वालिफाई करके आपको क्या करना होगा? पास होगा। आप 70 नंबर में कितना नंबर आप पाते हैं लिख करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब चलते हैं, हम बात करेंगे कि आपकी इकाई में, हर एक इकाई में हमें कितने चैप्टर हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें देखिए, पहली जो इकाई है यहाँ देख रहे हैं, रासायनिक पदार्थ और प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें है पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, उसमें समीकरण पढ़ेंगे, संतुलन समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या होता है? संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इतना चीज पढ़ना है, किसमें? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। अम्ल, क्षार तथा लवण है चैप्टर का नाम। इसमें हमें क्या पढ़ना है? H प्लस तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल का निर्धारण कैसे होता है। क्षार तथा लवण की परिभाषा हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाने की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा। आप आवश्यक नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना। इसमें इन्होंने मना कर दिया है, कटा हुआ है। करें दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि। इतनी चीज में पढ़ना है। जिसका निर्माण कैसे करते हैं उसकी विधि के बारे में पढ़ना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है धातु एवं अधातु, अगला चैप्टर तीसरा है। इसमें कह रहे हैं धातु तथा अधातु के गुणधर्म, उसके जो क्वालिटी क्या है, उसके उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुणधर्म उसका क्या है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म पढ़ेंगे। सक्रियता, श्रेणी, धातु क्रम की आधारभूत विधियां, धातु क्रम जो आधारभूत उसकी विधियां हैं। संक्षारण तथा उसका निवारण, मतलब जो जंग लगता है उसका निवारण कैसे करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका कार्बनिक यौगिक। इसमें हमें पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंधन,
कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजाति श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जैसे हेलोजन होता है, एल्कोहल होता है, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धत, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, हाइड्रोकार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक। इतनी चीज हमें इसमें पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसी में आईयूपीएससी नाम भी होता है, जिसको हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है। उसके बाद आ जाता है आपका क्या, सेकंड वाला चैप्टर, मतलब सेकंड यूनिट क्या है आपका, जैव जैव जगत। जैव जगत में हमसे कितना नंबर पूछा जाएगा, 20 नंबर का। 20 नंबर में हमें कहाँ कहाँ से आएगा उसको हम देख लेते हैं। पहला आपका चैप्टर है क्या, जैव प्रक्रम, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, श्वसन, परिवहन परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या है, पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र में ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, इस सब के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है ना, ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद है हमारा क्या, दूसरा है प्रजनन। प्रजनन कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। जंतु तथा पौधों में प्रजनन पढ़ना है, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं एचआईवी एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ठीक है। ये आपके किस में पढ़ना है, प्रजनन वाले चैप्टर में। उसके बाद आपका आता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद मेंडल का जो योगदान है उसको पढ़ेंगे। लक्षणों की वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। मतलब किसी भी जो जीव पैदा होता है, जन्म लेता है, उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में हम इस किसमें पढ़ेंगे, इस आनुवंशिकता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब मिला करके तीनों चैप्टर हमें कितना अंक आएगा, इसमें से 20 अंक आएगा। उसके बाद आता है इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 में प्राकृतिक घटनाएं एवं समृद्धियां होती हैं, इसमें से हमसे 12 नंबर का पूछा जाएगा। 12 नंबर हमसे कहाँ कहाँ से आएगा उसको हम देखते हैं। तो 12 नंबर देखिए, इसमें पहला आपका क्या है, शायद इसके पीछे छूट तो नहीं गया, 1 मिनट, ये ठीक है। इसके बाद से प्राकृतिक इसमें है कि आपका वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता के मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, मतलब प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन चैप्टर है, उसमें से ये सब हम पढ़ेंगे। फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं है इसमें, दर्पण का सूत्र निगमन नहीं आएगा, आवर्धन आएगा, इन्होंने पहले साफ साफ लिख दिया है। अपवर्तन में क्या पढ़ना है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। आवर्धन, लेंस की क्षमता, मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष निवारण, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में उपयोग जो उसका होता है, अनुप्रयोग होता है, एप्लीकेशन। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा 13 अंक का। 13 अंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें विद्युत का प्रभाव पूछा जाता है। इसमें से आपको विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक, जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, मतलब किस किस बात पर प्रतिरोध निर्भर करेगा, जो चालक होता है, जो तार होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, वो किस बात पर निर्भर करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा। इसमें पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी समांतर क्रम एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत शक्ति P पावर, V वोल्टेज, I मतलब R तथा R में अंतर संबंध, इस सब में क्या एक संबंध होता है, उस संबंध के बारे में पढ़ेंगे, उसका फार्मूला निकालेंगे। उसके बाद आता है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब जो करंट होती है उसके कारण कितना चुंबकत्व प्रभाव, कितना इफेक्ट डालता है, उसका उन सब के बारे में। तो आपका उसमें क्या पढ़ना है चैप्टर में, ये चैप्टर का नाम है, ये भी चैप्टर का नाम था। उसके बाद इसमें है चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये। फिजिक्स तो इसमें इंटरेस्टेड टॉपिक है, इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ, ये बाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है हर एग्जाम में। उसके बाद आता है यूनिट नंबर कितना, 5।
5 में क्या कर रहे हैं, 5 अंक आपसे पूछेंगे। पांचों अंक में क्या आता है हमारा, पर्यावरण, परितंत्र, पर्यावरणीय समस्या, ओजोन परत का अपक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। किसमें, यूनिट नंबर 5 में। यहाँ से केवल 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब आता है आपका प्रयोगात्मक, जो 30 नंबर का आपके विद्यालय की तरफ से दिया जाएगा आपको। उसमें हमें क्या करना है, इसमें से बांट दिए हैं, 3 प्रयोग करना है। तीनों प्रयोग कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। 3 प्रयोग 2 तिहाई, 6 अंक का यहाँ से आ जाएगा। मौखिक कार्य होगा, मौखिक कार्य 2 अंक का होगा जो आपसे पूछेंगे। सत्रीय कार्य, सत्रीय मतलब जो सत्र में पेपर होता है उससे 3 अंक देंगे, तो 11 अंक आ जाएगा, कुल 11 अंक। उसके बाद इसमें प्रयोगात्मक कार्यों की सूची के आधार पर क्या देंगे, जो हम प्रयोग करेंगे उसकी सूची पर। इसमें है पीएच पेपर, सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करके निम्नलिखित नमूने प्रत्यक्ष का पीएच का मान ज्ञात करना, मतलब इसका सबका पीएच पता करना है कितना है, जितने भी दिए हैं। मतलब ये चैप्टर है अम्ल और क्षार लवण से संबंधित है, जब वहां हम पढ़ेंगे उसके बाद उसमें कैसे हम किसी अम्ल को, किसी क्षार को, किसी लवण को कैसे पहचानेंगे लिटमस पेपर पर, उसका इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में वहां पढ़े रहेंगे, तो हम यहाँ प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद आता है निम्न अभिक्रियाओं का निष्पादन तथा अवलोकन करना तथा निम्नांकित वर्ग में ये वर्गीकृत करना। मतलब हमारे पास अगर कोई अभिक्रिया दी है उसको हमें वर्गीकृत करना है किस किस में, संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया। इन सब अभिक्रिया के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां हमें क्या होगा, मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में 4 पॉइंट दिए गए हैं। चूना पानी में जल की क्रिया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने की क्रिया, कॉपर सल्फेट विलयन में लौह कील डालने पर, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड का मध्य क्रिया। उसके बाद यहाँ अथवा दिए हैं, अथवा ये कर सकते हैं तीसरा, JnFeCuAl, मतलब अल्युमिनियम धातुओं का निम्नलिखित लवण के विलयनों की अभिक्रिया का निरीक्षण करना। मतलब इन सब का इस सब लवणों के साथ क्या करना है, अभिक्रिया करके हमें क्या करना है, उसको निकालना है। ये सब क्या रहे आपका केमिस्ट्री का है। उसके बाद आता है आपका क्या, प्रतिरोधक। यहाँ किसी प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा आई विभवांतर तथा आश्रित होने के अध्ययन, प्रतिरोध ज्ञात करना, V और I के मध्य ग्राफ प्रस्तुत करना। ये आपको पढ़ना हमें ओम के नियम में, इन सब के बारे में पढ़ना है। श्रेणी तथा समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन पे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, मतलब एक्चुअल R कितना होगा, मतलब श्रेणी और जो समांतर क्रम होगा वो सब हमें पढ़ना है। और उसके बाद पत्ती स्टोमेटा में अस्थाई स्लाइड तैयार करना। जो पत्ती होती है उसको काट काट करके ब्लेड से पत्ती के जो सिरा होता है उसको स्लाइड तैयार करना, उसको देखना। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की क्रिया का प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना। उसके बाद है एसिटिक एसिड एथेनोइक अम्ल के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना। इसमें गंधक, जल में विलयता, लिटमस का प्रभाव और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया सम्मिलित है। उसके बाद आ जाता है आपका क्या, मृदु तथा कठोर जल में साबुन के नमूनों का निर्मलीकरण तथा तुलनात्मक अध्ययन। निम्न में फोकस दूरी ज्ञात करना, अवतल और उत्तल दर्पण में दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना। ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स वाले में। और उसके बाद कर रहे हैं कांच के आयताकार स्लैब से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को विभिन्न आपतन कोणों के लिए प्रकाश किरण का पथ ज्ञात करना। मतलब अलग अलग कोण पर हम जब इंसिडेंट करवाएंगे किरण, उसका जो कोण होगा, उसका जो पथ होगा, उसका हम फाइंड आउट करेंगे। निर्गत कोण जो भी होगा हम निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तैयार स्लाइड की सहायता से ए अमीबा में द्विखंड ए बी बीस्ट ईस्ट में मुकुलन का अध्ययन करना। अमीबा हमें होगा उसका द्विखंडन करना है, ईस्ट में मुकुलन का अध्ययन करना है। अगर ये आपके स्कूल में करवाया जाता है तो ये आप करेंगे, ठीक है ना। कांच के प्रिज्म से प्रकाश के किरणों का मार्ग अनुरेखण करना। कांच का प्रिज्म होगा उस पर हम लेजर लाइट गिराएंगे, उसके मार्ग का अनुरेखण करेंगे, कैसे कैसे लाइट जाती है। उसके बाद आता है किसी द्विबीजपत्री मटर, चना, राजमा, बीन्स के भ्रूण के विभिन्न भागों का अध्ययन करना। मतलब जो उसका भ्रूण होता है उसके अंदर भागों का अध्ययन करना। अब यहाँ से ये था। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य सूची में जो हम कुछ लिखेंगे, जो हम कुछ किए रहेंगे उसका काम करेंगे, उसको लिखेंगे। लिखने के बाद उससे हमें कितना मिलेगा, 9 अंक मिलेगा। हालांकि ये स्कूल में बहुत कम ही करवाते हैं लोग। तो इतना था हमारा, क्या था, ये टोटल हमारा कार्य सूची था। उसके बाद आएगा इसमें और भी कुछ है जो हमारे विद्यालय में बहुत जरूरी नहीं है, मतलब करवाते हैं नहीं। जितना भी है आप एक बार केवल पढ़ लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या ऐसे वीडियो को लेकर के उसको पढ़ लेंगे। अब इसमें आपका दिए हैं प्राथमिक आंतरिक मूल्यांकन, द्वितीय और 4 मासिक। यहाँ से 10-10 अंक का आता है, मई माह, जुलाई माह, नवंबर, दिसंबर माह। इसके आधार पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं चतुर्थ मास में, तो उसको 10 अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। जितना बहुविकल्पी प्रश्न ये लेंगे
जुलाई में क्या करेंगे, बहुविकल्पी लेंगे, वर्णात्मक लेंगे जुलाई माह के अंत में, मई जुलाई और तृतीय मासिक में बहुविकल्पी एमसीक्यू के आधार पर, चतुर्थ मास में वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 10 नंबर दिया जाएगा। ये सब नंबर जुड़ करके हमें टोटल 30 नंबर बनाते हैं। 30 नंबर हमारे स्कूल से मिलेगा और 70 नंबर जो हमने आपको पहले सिलेबस बताया सभी यूनिट में, 5 यूनिट तक वहां 70 नंबर आएगा। तो तुम हमारे पास 70 और 30 टोटल 100 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा, जिसको हम 70 प्लस 30 करेंगे तो हमारा 100 नंबर का पेपर तैयार होगा। 70 नंबर हमें एग्जाम देना होगा, एग्जाम सेंटर जाएगा आपका। 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकली जो आपने आपको बताया है प्रैक्टिकल, ठीक है ना। इसमें से आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा, ये स्कूल वाले देंगे। स्कूल में मिल जाता है आपको 29 या 28 नंबर मिलता है, इससे कम नहीं मिलता है। कहीं कहीं स्कूल में 30 नंबर दे दिया जाता है। तो ये रहा आपका सिलेबस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।